नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक नई कहानी सस्पेंस स्टोरी इन हिंदी के साथ हाजिर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो कुछ निवास के आगे भीड़ लगी हुई थी। लोहे का बड़ा सा दरवाजा बंद था पर उसमें बना छोटा सा गेट खुला हुआ था। सुबह दूध वाले ने आकर वही बाहर वाली घंटी बहुत देर तक बजाई थी, परंतु जब दरवाजा नहीं खुला तो वह छोटे से गेट के अंदर बरामदे तक आ गया था। एक घंटी वहां पर भी थी। दूध वाले ने वह भी बजाई पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो उसने ड्राइंग रूम के अंदर पर्दे की झिल्ली में से झांकने की कोशिश की। कोई और दिन होता तो वह बाहर से ही वापस लौट चुका होता, परंतु कल घर के मालिक ने खुद बाहर आकर 7 लीटर दूध का ऑर्डर दिया था और कहा था कि बहुत मेहमान आएंगे तो ज्यादा दूध की आवश्यकता होगी। अंदर झांकने में वह सफल रहा पर नजारा दिल दहलाने वाला था। साहब कुर्सी पर पैर ऊपर रखकर थर थर कांपते ऐसे बैठे थे जैसे होश हवास खो चुके थे, और मैम साहब नीचे जमीन पर पड़ी थी। उनके शरीर पर कोई हलचल नहीं थी, शायद वह जीवित ही नहीं थी। दूध वाला फौरन छोटे गेट से बाहर निकल आया और उसने पड़ोस वाले दुबे जी के घर की घंटी बजाकर उन्हें स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने बिना आवाज लगाए झाँक कर देखा तो दूध वाला सच बोल रहा था। फौरन कुछ पड़ोसियों को एकत्रित करके दुबे जी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने तक तो वहां पर भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी। पुलिस के अंदर जाकर कुछ दरवाजा जोर जोर से पीटने पर कुछ ही मिनट में दरवाजा खुल गया। पुलिस की पूछताछ में जो सामने आया वह इस प्रकार था। 6 महीने पूर्व ही राज और नायरा इस घर को खरीदकर इसमें रहने आए थे। उनके विवाह को 4 वर्ष हुए थे और अभी कोई संतान नहीं थी। दोनों ही पड़ोस में किसी से बात नहीं करते थे। पड़ोसियों ने प्रारंभ में घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु रूखी सी मुस्कान के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं मिला। सामने पड़ने पर औपचारिक हाय हेलो के अतिरिक्त किसी से बात नहीं होती थी। यह मकान 2 बरस तक बंद रहा था। उससे पहले जो परिवार यहाँ रहता था उनकी युवा बेटी ने आत्महत्या कर ली थी, यही एक कमरे में। उसके बाद वह परिवार यहाँ से कहीं और चला गया था। अंततः कोई इस मकान को खरीदना नहीं चाहता था। ऐसे में राज और नायरा को यह मकान कम दामों में मिल गया था और उसने इसे खरीद लिया। पड़ोसियों के अनुसार पति पत्नी के संबंध मधुर नहीं थे। लड़ाई झगड़े की आवाज अक्सर वहां से आया करती थी। नायरा की मृत्यु के बारे में राज ठीक से कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके गले में निशान थे जिससे पता चल रहा था कि किसी कपड़े से गला घोटकर उसे मारा गया, परंतु कपड़ा गायब था। राज के अनुसार जब वह सुबह करीब 5:30 बजे पानी पीने उठा तो उसने नायरा को इसी तरह पड़े देखा था। उसने हिलाया डुलाया, तब समझ में आया कि वह नहीं रही। पुलिस द्वारा पूछने पर कि मेहमान कौन से आने वाले थे, राज का जवाब था दूध वाले से ऐसा बोलने के लिए नायरा ने कहा था। वह कोई सरप्राइज देना चाहती थी। जैसे ही सूचना मिली तो दोनों के परिवार भी वहां पहुंच गए। नायरा के घर वाले राज को कोस रहे थे। राज के घर वाले मानने को तैयार ही नहीं थे कि वह ऐसा कर सकता है। शक की सुइयां हालांकि राज की ही ओर जा रही थी। केस जल्दी ही सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। सचिन एक जाना माना नाम था। इस तरह के उलझे हुए केस की तह तक पहुंचने की उसकी ही मदद ली जाती थी। जब से केस उसके हाथ में आया लोग केस सुलझने की उम्मीद करने लगे। जब नायरा की डायरी सचिन के हाथ लगी तब राज और भी फंसता नजर आया, क्योंकि उसमें रोजाना के झगड़ों का जिक्र था। कहीं नायरा ने आत्महत्या की बात लिखी थी तो कहीं कुछ और। ऐसा ही हत्या से 2 दिन पहले तो उसने राज से जान का खतरा ही लिख दिया था। आखिरी पेज पर जब सचिन ने यह पढ़ा कि राज से 7 लीटर दूध क्यों बोला दूध वाले को, मेरे क्रियाक्रम पर लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो उसका माथा ठनका। अब शक की गुंजाइश कहाँ बची थी। राज से सख्ती से पूछताछ की गई, परंतु उसका कहना यही था कि ऐसा बोलने को तो नायरा ने ही कहा था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि घर में कई दफा अजीब अजीब आवाज भी सुनाई देती थी, जिससे नायरा बहुत डर जाती थी। उसे किसी आत्महत्या के साय की आशंका भी होती थी। राज ने बताया कि आवाजें तो उसे भी सुनाई देती थी, पर इस बात पर सचिन ने विश्वास नहीं किया। उसने राज से पूछा क्या नायरा डायरी में हर बात लिखती थी, तो उसने डायरी में यह बात क्यों नहीं लिखी। इस पर राज ने बताया कि नायरा को मैंने कभी डायरी लिखते नहीं देखा। वो डायरी लिखती थी यह तो मुझे आपसे पता चला है। राज ने हैरानी से बोला। तभी सचिन ने डायरी निकालकर राज को दिखाई। डायरी पिछले 5 से 6 महीने से लिखी जा रही थी। जब राज ने डायरी देखी तो उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह डायरी नायरा की है। उसके अनुसार डायरी की लिखावट नायरा की नहीं थी। एक बार तो सचिन चकराया, फिर उसने नायरा की हैंडराइटिंग दिखाने के लिए कहा। उसे डायरी के अतिरिक्त घर में नायरा के हाथ से लिखा हुआ कुछ नहीं मिला। राज ने कहा वह सारे काम लैपटॉप और मोबाइल पर फोन पर करती थी। मैंने उसे घर पर कुछ लिखते कभी नहीं देखा था। सचिन ने पूछा फिर तुम कैसे यह दावा कर सकते हो कि राइटिंग उसकी है या नहीं। राज ने कहा क्योंकि शादी से पहले उसने कुछ पत्र मुझे लिखे थे और एक बार हमारी जोरदार लड़ाई हुई थी तो गुस्से में उसने खुद ही सब फाड़ डाले थे। सचिन ध्यान से उसके चेहरे को पढ़ रहा था। लिखावट नायरा की है या नहीं यह साबित करना मुश्किल नहीं था उसके लिए, पर राज जो कह रहा था उसमें क्या थोड़ी सी भी सच्चाई है। राज ने कहा इस डायरी से तो ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते बेहद खराब थे, जबकि ऐसा नहीं है। हम लड़ते बेशक थे पर प्यार भी एक दूसरे से बहुत करते थे। राज ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नायरा की माँ को भी डायरी दिखाई गई तो उन्होंने भी लिखावट नायरा की होने से इनकार किया। आगे की पूछताछ में नायरा की माँ से पता चला कि नायरा की एक गहरी दोस्त थी जो अक्सर उससे मिलने आती थी और नायरा उससे बहुत प्रभावित थी।
उसका नाम यामिनी था, पर नायरा का फोन खंगालने पर पता चला कि उस नाम से उसके मोबाइल पर कोई नंबर सेव नहीं था। राज को उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि कुछ महीने पहले उसकी दोस्ती किसी यामिनी नाम की लड़की से हुई थी और वह दोनों अक्सर मिलती जुलती थी, परंतु राज की उपस्थिति में वह कभी नहीं आई। राज ने उसका फोटो तक नहीं देखा था। उसने कभी देखने की इच्छा जाहिर की थी और न ही नायरा ने स्वयं कभी दिखाया, मगर उसने यह अवश्य बताया था कि यामिनी बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। उसे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था। राज का घर पुराने बसे हुए मोहल्ले में था और दिन के समय वहां पर कोई गार्ड भी नहीं होता था, लेकिन रात को अवश्य ही एक चौकीदार डंडा फटकारते हुए कभी कभी गली में चक्कर लगा लेता था, परंतु पूछताछ में वह कुछ नहीं बता सका। सीसीटीवी कैमरे भी घर के सामने नहीं था। गली के कैमरे में फुटेज में देर रात कोई आता जाता दिखाई भी नहीं दिया। सबका शक बार बार राज पर ही जा रहा था, लेकिन यामिनी को ढूंढना भी जरूरी था। आखिर खास सहेली थी जो नायरा की, तो आई क्यों नहीं। सारे शहर में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। राज बार बार डायरी उठाकर लिखावट पहचानने का प्रयास करता रहा। अचानक याद आया, ऐसी लिखावट तो तपस्या की थी। तपस्या उसकी पुरानी महिला मित्र थी, परंतु वह निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकता था। तपस्या से रिश्ता खत्म हुए 5 साल हो गए थे। नायरा से बात पक्की होते ही राज ने तपस्या के पत्र उससे जुड़ी हर निशानी मिटा दी थी, पर उसकी मोती जैसी खूबसूरत लिखावट उसे रह रहकर आज याद आ रही थी, जो कि डायरी वाली लिखावट से हूबहू मिलती थी। उसने सचिन को बताना उचित समझा। सचिन को जैसे ही यह पता चला, इसे सीसीटीवी फुटेज राज को दिखाई। शाम के करीब 5 बजे एक लड़की गली में दिखी। हालांकि उसने अपना चेहरा काफी हद तक ढक रखा था। चाल ढाल से राज को वह तपस्या ही लगी। सामने वाली पड़ोसन ने भी पूछताछ में बताया कि उन्होंने कल किसी को आते तो देखा था, पर वह फुटेज वाली लड़की अक्सर ही नायरा के पास आती थी। तपस्या अब कहाँ है, इसके बारे में राज को कुछ पता नहीं था, परंतु उसके बारे में बाकी सब कुछ उसने सचिन को बताया। करीब 6 वर्ष पहले उसकी मुलाकात तपस्या से हुई थी। उसका बिंदास स्वभाव राज को भाग गया था। धीरे धीरे दोस्ती बढ़कर प्यार में बदल गई। राज ने उसे जीवन संगिनी बनाने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि तपस्या सही लड़की नहीं है। उसका उठना बैठना आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ है और वह स्वयं भी छोटी मोटी वारदात में नियुक्त रहती है। राज का दिल टूट गया। उसने फौरन रिश्ता समाप्त करने का फैसला लिया। तपस्या ने बहुत मनाया, बहुत समझाया, खुद को बदलने की बात भी की, पर राज दृढ़ निश्चय कर चुका था। कुछ दिन बाद घर वालों ने ही उसके लिए नायरा को चुना था। 6 महीने रिश्ता तय रहा। इस दौरान नायरा ने राज को कई पत्र लिखे थे। शादी के बाद तपस्या के बारे में राज ने नायरा को कुछ नहीं बताया था और उनके बीच सब कुछ ठीक ठीक था। और नायरा को किसी ने सस्ते दाम पर मिलने वाले घर के बारे में बताया था और राज ने इसे खरीद लिया था। पता नहीं कैसे उसे तपस्या के बारे में भी पता चला और तब से हमारा झगड़ा शुरू हो गया। यहाँ शिफ्ट होने से पहले नायरा अधिक मिलनसार भी थी और पिछले पड़ोसी से उसके रिश्ते भी अच्छे थे। राज थोड़ा संकोचित था और शुरू से ही ज्यादा दोस्ती नहीं बनाता था, परंतु यहाँ आकर नायरा ने पड़ोसी से रिश्ते नहीं बनाए। बस उसका सारा ध्यान यामिनी की तरफ था। शायद उसी ने उसको ज्यादा दोस्त न बनाने की सलाह दी हो। राज की बात सुनकर के तपस्या का आपराधिक रिकॉर्ड होने की वजह से सचिन को उस तक पहुंचने में अधिक वक्त नहीं लगा। पड़ोसी ने नायरा की सहेली के रूप में उसकी पहचान भी कर ली। जब पूछताछ की गई तो सारी साजिश की जिम्मेदार वही निकली। इस सब के पीछे राज से बदला लेना ही उसका मकसद था। पिछले 4 वर्षों में उसका सारा ध्यान राज और नायरा की हर गतिविधि पर रहा। 3 साल तक वह खामोशी से रही, लेकिन पिछले 1 साल से उसने नायरा से जान पहचान करके दोस्ती कर ली। यह मकान भी उसी ने दिलवाया, क्योंकि वह ऐसी जगह पे उन्हें रखना चाहती थी जहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी ना हो। नायरा को ऐसी पट्टी पड़ाई कि उसने किसी और से दोस्ती ही नहीं की। यामिनी बनकर नायरा और राज को तपस्या के रिश्ते के बारे में नमक मिर्च लगाकर खूब भड़काया और बताया कि तपस्या उनकी रूममेट थी। कॉलेज में और राज से मिले धोखे के बाद सब छोड़ छाड़ कर कहीं चली गई। यहाँ तक कि राज द्वारा लिखी गई चिट्ठियां भी फड़वा डाली। नायरा राज की लिखावट पहचानती थी और उसके बाद भी गुस्से में उसने अपनी चिट्ठियां फाड़ डाली। या कह सकते हैं कि ऐसा करने के लिए भी तपस्या ने उसे भड़काया था, क्योंकि वह नायरा की लिखावट के सबूत मिटाना चाहती थी। उस घर में किसी की छाया होने का भ्रम भी उसने ही इसलिए ही पैदा किया था। इसके लिए उसने कभी कभी रिकॉर्ड की हुई सांसों की आवाज और कुछ अन्य आवाजें चलाने का इंतजाम किया था। इस सिलसिले में वह उसकी मददगार भी बन रही थी। दूध वाला 7 लीटर दूध इसलिए लाया था कि भूत भगाने के लिए घर में पूजा रखवाई गई थी और राज के लिए यह पूजा सरप्राइज थी। सब कुछ योजना बनाकर एक दिन पहले शाम को राज के घर पहुंचने से पहले वह प्रसाद के नाम पर नशीली खीर दे गई थी और खाना खाने के बाद राज और नायरा ने वह खीर खाई थी। दोनों गहरी नींद में सो गए। उस दिन वह घर में छुपी हुई रही। रात को नायरा को खींचकर हॉल में ले आई, जिससे राज की नींद न खुले। अपने ही दुपट्टे से उसका गला घोटकर मोबाइल से सारे सबूत मिटा डाले। मोबाइल फोन से वह नंबर मैसेज सब कुछ डिलीट कर दिया और नायरा की दराज में वह डायरी रखी। फिर बाहर आकर सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। 5:30 बजे जब राज का नशा टूटा तो उसे प्यास लगी। नायरा बगल में नहीं थी। उसे लगा वॉशरूम में होगी। पानी लेने वह बाहर आया तो उसकी चीख निकल गई। उसने हिलाकर देखा नायरा को तो वह डरकर कुर्सी पर खुद को समेट कर बैठ गया। यह सब तपस्या ने बाहर से देखा था। जब रोशनी के साथ सड़क पर चहल पहल शुरू हो गई तो चुपचाप छोटा गेट खोलकर वह निकल गई। उसने पूरी कोशिश की थी कि हत्या के इल्जाम में राज फंस जाए और सजा पा जाए, जिससे उसका बदला पूरा हो सके, पर ऐसा नहीं हो सका। बड़े से बड़ा अपराधी भी कोई सबूत छोड़ ही देता है और वह तो फिर भी उतनी शातिर नहीं थी। सचिन जैसा ऑफिसर सामने था जिसने निर्दोष को सजा मिलने से बचा ली। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही मजेदार कहानियां आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।